गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम था वो पूरा कंप्लीट डिस्कशन उसके ऊपर किया गया, कैसे वो आए, कैसे वो फॉर्मुलेट करते हैं, क्या उसका लॉ होता है, कैसे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, यूनिट वगैरह सारा चीज़ मैंने आपके सामने आज डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो बचा हुआ है इसके बाद वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, सारे बच्चे जानते होंगे कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। ठीक है, और ये कुछ याद हो या ना हो, न्यूटन का पहला नियम याद हो या ना हो, दूसरा नियम याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये तीसरा नियम सारे बच्चे को याद रहता है। ठीक है, क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब दुनिया का वो सारा चीज जहां पे आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगने के बाद उस बॉडी के ऊपर रिएक्टिव फोर्स भी आपका क्या हो जाता है, जनरेट कर जाता है। ये किसके स्टेटमेंट से आपको पता चला? तो ये न्यूटन साहब के तीसरे नियम से आपको पता चला। मतलब कहने का सीधा सा ये हो गया कि जैसे मान लो ना, मान लो मान लीजिए कि कोई ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और आपने इधर एक फोर्स लगाया, फोर्स एफ। तो फोर्स एफ लगने के साथ ये बॉडी के अंदर में क्या आ जाएगा? मोशन आएगा। ये तो क्लियर बात है। अब ये फोर्स के अपोजिट में, मतलब इधर से भी एक फोर्स लगेगा जो कहां से जनरेट होगा? तो ये सरफेस और ये ब्लॉक जो है, ये सरफेस और ब्लॉक में एक दूसरे के बीच में जो कांटेक्ट बन रहा है, इन दोनों के कांटेक्ट के कारण इस बॉडी के ऊपर भी एक फोर्स जनरेट करेगा, जो फोर्स इस फोर्स के क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो फोर्स आपका कहलाएगा रिएक्टिव फोर्स। और उसको आगे के इसी सेमेस्टर में, मतलब इसी पेपर में आगे के नाम से उसको पढ़ेंगे या उसके का नाम दे दिया जाता है फ्रिक्शन। ठीक है, तो क्या कहेगा कि इसके ऊपर आपने जो फोर्स लगाया इधर, और ये फोर्स लगने के बाद ये बॉडी के अंदर में मोशन आया, तो इस सरफेस और ये बॉडी जहां दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वो दोनों कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में रिएक्शन जनरेट करेगा, और उसी रिएक्शन को आगे उसको हम लोग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे बॉडी का नेचर है। दुनिया में किसी भी तरीके का बॉडी हो, सारे बॉडी का अपना एक ओन नेचर होता है कि अगर एक्टिव फोर्स है तो वहां पे रिएक्टिव फोर्स भी आपका होगा ही होगा। कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर में सिंगल आइसोलेटेड फोर्स पॉसिबल नहीं है। फोर्स हमेशा कैसे लगता है? तो पेयर में लगता है। जहां एक्शन होगा वहां आपका रिएक्शन होगा। सिंगल एक फोर्स कभी भी नहीं होगा। अगर एक फोर्स होगा तो ये न्यूटन का जो तीसरा लॉ है ना, ये न्यूटन के तीसरे लॉ का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा। तो अपोजिट नेचर में फोर्स का लगना नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, चलो, तो यही स्टेटमेंट ये बोलता है। क्या बोलता है? देखो, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब दुनिया का सारा बॉडी, ठीक है, उसके पास आपका क्या होगा? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, जो कि आपका क्या होगा? इक्वल, बट क्या होगा? अपोजिट नेचर का होगा। उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो वो न्यूटन का तीसरा नियम होता है। ये इस न्यूटन के तीसरे नियम का बहुत सारा एग्जाम्पल भी है, बहुत सारा एप्लीकेशन भी है। रॉकेट प्रोपल्सन, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्सन जो होता है न्यूटन का तीसरे नियम का एप्लीकेशन है। रिक्वायल ऑफ गन न्यूटन के तीसरे नियम का एप्लीकेशन है। लिफ्ट में मूव अप मूव डाउन जो करते हैं वो न्यूटन के तीसरे नियम का ही एप्लीकेशन है। बहुत सारे एप्लीकेशन है। कार्ट एंड हॉर्स, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलता है, वहां पे भी आपका न्यूटन का तीसरा नियम का एप्लीकेशन किया जाता है। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है न्यूटन के तीसरे नियम के। ठीक है, तो उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, इतना डिटेल में आपको फिजिक्स के अंदर में पढ़ाया जाएगा, और फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये इसमें कुछ कुछ मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि क्या है, थोड़ा सा बेसिक चीज इसका। ये क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल है इरेस्पेक्टिव, मतलब रेस्पेक्टिव कहने का मतलब, इरेस्पेक्टिव कहने का मतलब रेस्पेक्टिव का उल्टा। रेस्पेक्टिव का उल्टा, रेस्पेक्टिव का उल्टा कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स बढ़ा रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो उसका नेचर भी आपका क्या हो जाए? मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका नेचर भी आपका बदलता चला जाए। फोर्स का नेचर बदले तो उसका भी, बॉडी का भी नेचर आपका क्या हो जाए? बदलता चला जाए। तो यहाँ पे कहता है कि ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स किसी भी तरीके का हो, किसी भी नेचर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई खास। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द क्या? फोर्स। अब कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर, ठीक है, सिंगल कोई आदमी ही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और किसी एक ही तरह का फोर्स होगा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कोई जरूरी नहीं है
कि सिर्फ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा जिसके कारण ये एप्लीकेबल होगा। किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फोर्स का बात कर लो जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण लगता है, मैग्नेटिक फोर्स का बात कर लो जो मैग्नेट के कारण लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर लो जो फोर्स ग्रेविटी के कारण होता है, मैकेनिकल का बात कर लो तो मैकेनिकल जो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसके कारण में बात कर लो। तो फोर्स का नेचर कुछ भी हो सकता है, फोर्स का नेचर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म का इस्तेमाल किया गया, इज एप्लीकेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन। कोई जरूरी नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, जो डेवलप कर रहा हो वो सेम नेचर का हो, ठीक है। कुड बी एनी नेचर, ये क्या हो सकता है, एक्शन एंड रिएक्शन कुड बी एनी नेचर, ये किसी भी नेचर का हो सकता है। तो कैसा हो सकता है, तो ग्रेविटेशनल नेचर का भी हो सकता है। अब ग्रेविटी लगेगा तो उसके हिसाब से रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल नेचर का हो सकता है, मैकेनिकल नेचर का हो सकता है। तो इसमें फोर्स का नेचर कोई डिफाइंड नहीं है कि किस नेचर का फोर्स होगा। आपका ग्रेविटेशनल भी हो सकता है, मैकेनिकल फोर्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी हो सकता है। जो फोर्स लगाइएगा उस फोर्स के नेचर के अकॉर्डिंग आपका क्या जनरेट करेगा, रिएक्शन जनरेट करेगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहां पे दूसरा इसमें पॉइंट क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। अगर एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करता है एंड नॉट ऑन सेम बॉडी, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पे भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, जो सेम बॉडी पे नहीं एक्ट करे। इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे वुड बी कैंसिल द अदर इफेक्ट मेकिंग द नेट फोर्स क्या, जीरो। कहने का मतलब यह हो कि एक्शन और रिएक्शन अदर बॉडीज के ऊपर रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन और रिएक्शन जो दोनों होगा वो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा, ठीक है। एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी, सेम बॉडी के ऊपर नहीं होगा। अगर इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी, अगर वो सेम बॉडी के ऊपर हो जाता है, ठीक है, तो वुड कैंसिल द अदर इफेक्ट मेकिंग द फोर्स आपका क्या, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इधर से जनरेट हो जाएगा। तो दोनों, जैसे इधर से हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और इधर से भी आपका 100 न्यूटन का फोर्स इधर से अपोजिट नेचर में सेम बॉडी के ऊपर जनरेट हो गया, तो दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो दोनों को जोड़ने के बाद नेट फोर्स का इफेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होगा वो अलग अलग बॉडी पे भी जनरेट करेगा, ठीक है। जैसे कैसे, इस बात को थोड़ा समझिए, इस बात को क्लियर कीजिए कैसे। जैसे मान लो कि दो दोस्त है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने बी को पीटा, मतलब ए ने बी को मारा, तो बी को चोट लगा, दिस इज एक्शन। रिएक्शन इसका क्या होगा, अब ये नहीं है कि जब ए ने बी को मारा तो ये बी आपका कोई जरूरी नहीं है कि शांत हो। अब बी, जब बी को भी गुस्सा आएगा तो ये भी ए को आपको क्या कर देगा, ये भी ए को आपको क्या कर देगा, पीट देगा। तो कब पीटा, स्टार्ट किसने किया, तो ए ने स्टार्ट किया, तो दिस इज द एक्टिव। ये जब इसको मारा तो इसको गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद इसके अंदर में रिएक्शन जनरेट हुआ, और रिएक्शन भरास जिसको बोलते हैं, भरास निकालना, तो किस पे निकलेगा, जो रेस्पेक्टिव बॉडी होगा, जो सामने होगा जिसने ये कांड किया है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बी क्या करेगा, ए को भी मारना शुरू कर देगा, या अगर वो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है तो दो चार को गाली तो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है और यहाँ पे जो बी है, ये दोनों ए और बी दोनों अलग अलग बॉडी है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, एंड नॉट ऑन सेम बॉडी, सेम बॉडी पे नहीं होगा। इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी दे वुड कैंसिल द अदर इफेक्ट एंड मेकिंग द फोर्स क्या, जीरो। ये फोर्स के दूसरे इफेक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और बॉडी टोटल फोर्स का मान आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब बॉडी क्या हो जाएगा, तो तब बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जैसे यहीं पे देखो ना, यहाँ पे एक छोटा सा टर्म हमने लिखा है कि इसके ऊपर यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये FAB लग रहा है, ठीक है। तो इसके अपोजिट में क्या लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर लगा देंगे तो यहाँ पे भी FBA लगेगा, ठीक है, वेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है।
तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपोजिट नेचर का हो जाएगा, माइनस एफ ए बी हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए, ठीक है, इक्वल बट क्या, अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम का कुछ खेल था जो आपको समझना था। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, रिक्वायल ऑफ गन हो गया, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। कार्ट एंड वुड, हॉर्स एंड कार्ट हो गया, ये सारा सारा आपका किसका एप्लीकेशन है, तो ये न्यूटन के तीसरे नियम का एप्लीकेशन है, ठीक है। और भी डिटेल्स, ये ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है डिटेल में, अभी मैं सिलेबस के ऊपर आऊंगा, ये सिलेबस में आपको नहीं है, ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो आपको बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कारण कि आप मैकेनिक्स पढ़िए तो उसके लॉज को भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम मैंने पूरा पूरा कंप्लीट आपको डील कर दिया। अब ये तीसरे नियम के बाद एक और लास्ट आपका लॉ बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि ये भी आपका मैकेनिक्स का एक जान ही है। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे बात करेंगे, जो कि आप लोग सारे बच्चे इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये सारे चीज जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, अगर थोड़ा सा मैं लिख दूं तो आपको फट से समझ में आ जाएगा। ये बोलेगा सर इतना लंबा चौड़ा आपने लिख के रखा है, क्यों लिख के रखा है, तो ये इसलिए लिख के रखा है कारण कि इसमें बहुत सारा चीज हम आपको समझाएंगे जो लिखा हुआ है। ये एक छोटा सा लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, एफ बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ क्या है, ग्रेविटेशन है, यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इसको समझने से पहले ये जितना यहाँ पे कहानी रामायण महाभारत आपका लिखा हुआ है, इसको पहले हमको समझाना होगा। एफ बराबर जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो उसके पहले की कहानी आप समझ लीजिए। ये समथिंग आपका 1665 या 1650 ऐसा कुछ लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे 1665 में साइंटिस्ट हुए, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर आइजक न्यूटन। तो उन्होंने यहाँ पे एक नाम मैंने लिखा, आइजक न्यूटन ऑब्जर्व किया क्या, एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम, जो एप्पल है वो फॉल करेगा, एक जो सेव है अगर वो कहीं से फॉल करता है मतलब कहीं से गिरता है तो ऑब्वियस सा बात है कि कहां से गिरेगा, तो सर वो ऑब्वियस सा बात है कि आपका कहीं ना कहीं पेड़ उड़ से गिरेगा, टपकेगा नीचे की तरफ। तो उन्होंने, बाबा ने ऑब्जर्व किया क्या, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री एंड वर्कड अहेड टू फॉर्मुलेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। जैसे ही उन्होंने देखा कि अगर कोई सेब है जो पेड़ में लगा हुआ टूटते के साथ वो नीचे आया, तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे ही क्यों आया। जब वो नीचे आया तो उस चीज को पूरा पूरा इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ है कहानी, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो ये इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, कहानी क्या, कहानी ऑब्जर्व किया कि एक लॉ ही दे डाला, क्या दे डाला, उसी लॉ को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये क्या बोलता है कि पृथ्वी का अपना एक ओन प्रॉपर्टी होता है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने समथिंग 1665 में ही ये पूरा पूरा कहानी आपका स्टार्ट कर दिया। ये 1665 में ही बाबा ने खोज कर दिया था कि पृथ्वी का जो नेचर जो है वो तो ग्रेविटी का ही है ही। अब ऐसा नहीं था कि 1665 के पहले पृथ्वी का नेचर ग्रेविटी का नहीं था, लेकिन इस चीज को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, ठीक है। और वहीं से इन्होंने एक लॉ दिया, उस लॉ को हम लोग किसके नाम से जानेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब पेड़ में अगर सेब लगा हुआ है, कोई भी दूसरा भी फल हो सकता था, कोई जरूरी थोड़ा है कि, लेकिन उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो चीज आपका क्या था, एप्पल था, और वो एप्पल नीचे टूट के गिरा। जब टूट के गिरा तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा क्यों कांड हो रहा है, ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है। तब उनका दिमाग का बत्ती जला, ठीक है। तब उन्होंने बहुत सारे चीज को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद वहीं से आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इजाद हुआ। तो ये क्या है, ये क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, एवरी बॉडीज इन द यूनिवर्स, दुनिया का वो सारा चीज जो यूनिवर्स में है, अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, जो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, और यहां से कोई एप्पल नीचे की तरफ गिर के आ रहा, तो ये एप्पल इस पे आया, तो ये अर्थ का अपना प्रॉपर्टी है कि ये एप्पल को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। अदर बॉडी विथ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो फोर्स है, ठीक है, जो फोर्स होगा वो आपका मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैं अभी तुरंत क्लियर करूंगा, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन क्या, देम। जो बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका
बॉडी के मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है सर। अगर आपके एग्जाम में आएगा स्टेटमेंट लिखने के लिए तो स्टेटमेंट आपको यही लिखना है। क्लियर? रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स मतलब इसका कुछ कुछ एप्लीकेशंस भी है, देख लीजिए, उसके बाद मैं ये पूरा स्टेटमेंट आपको बोर्ड लेके क्लियर कर दूंगा। रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ठीक है, एक्सप्लेन्ड ऑन दिस लॉ, मतलब आपका सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है वो किस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। तो ये लिखा है रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज एक्सप्लेन्ड बेस्ड ऑन दिस लॉ। It also justified the occurrence of tide in the ocean due to gravitational pull of moon। ठीक है, जो समुद्र के अंदर में ज्वार उठता है, ठीक है, जो समुद्र के अंदर में जो ज्वार उठता है जो मून के ग्रेविटी के कारण होता है, मून के ग्रेविटी के कारण वो उसको खींचता है अपने तरफ। ठीक है, मून के ग्रेविटी का, जैसे तुम लोग मत्स्य पूर्णिमा का कुछ ऐसा नाम सुना होगा, ठीक है, जो उस समय बोला जाता है कि आप समुद्र के किनारे मत जाइए, ठीक है, कारण कि बहुत तेजी में ज्वार उठता है, और ये ज्वार क्या करता है, अगर आप उसके चपेट में आ जाइएगा तो आपको भी खींच के लेकर चला जाएगा। तो समुद्र के अंदर में जो टाइड जनरेट होता है, टाइड कहने का मतलब होता है, टाइड कहने का मतलब होता है ज्वार, ज्वार भाटा जिसको आप लोग बोलते हैं, जो किसके कारण जनरेट होता है, जो आपका ओशियन ड्यू टू ग्रेविटेशनल पूल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पूल ऑफ मून, मतलब मून के अंदर में जो ग्रेविटी होता है, तो मून के अंदर के ग्रेविटी के कारण जो ग्रेविटेशनल पूल हुआ वो किसके कारण जनरेट होता है, तो वो भी ये भी आपको न्यूटन्स लॉ उसको भी क्या करता है, जस्टिफाई करता है। अगर इसको थोड़ा सा हम समझ लें, ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा समझ लें तो क्लियर कर दूंगा इसको भी, ठीक है, इसको अगर समझ लें, ये नीचे वाला भी समझ लीजिए, उसके बाद एक साथ क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, देखिए नीचे वाला क्या कहता है, इट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड निकलता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो निकलता है, ये सारा ग्रेविटेशनल एक चैप्टर है, उसके अंदर में पढ़ना है। डिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स अर्थ से छोड़ा जाता है, ठीक है, कैन बी करेक्टली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग क्या, दिस लॉ। ये सारा आपको करेक्टली कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, एस्केप वेलोसिटी का अलग फॉर्मूला होता है। ये सारा कहां से निकलता है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही निकलता है। ठीक है, और इन सारे को करेक्टली यूज करने के लिए, करेक्टली उसको एक्सप्लेन करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से समझा दूं। रिवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड द सन इज एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दिस लॉ इज ऑल्सो जस्टिफाई अकरेंस ऑफ टायर्ड इन द ओशियन ड्यू टू क्या, ग्रेविटेशनल पूल ऑफ द मून। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का क्या है, देखो इसको और अच्छे से समझ लोगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए ये आपका ग्रेविटेशनल पूल है, यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखो समझो, ये मून है, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। यहाँ पे इस जोन में आपका हाई टाइड है, ये हाई टाइड वाला एरिया है, देखो ये हाई टाइड है, और यहाँ पे भी ये क्या है, हाई टाइड है। इसके अंदर में ग्रेविटी आएगा, ऑब्वियस सा बात है कि जो ग्रेविटी होता है
वो आपका 1/6 होता है किसके, अर्थ के, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो अर्थ है, ये जो मून है, ये अर्थ में जो ओशियन है, ओशियन में जो टाइड जनरेट होगा तो सारे वाटर को खींचना चाहेगा अपने तरफ, ठीक है। और जब ये सारे वाटर को अपने तरफ खींचना चाहता है तो ये ओशियन में आपका क्या जनरेट हो जाता है, टाइड, ज्वार जनरेट हो जाता है, खींच के ऊपर की तरफ ले आता है, देखे होगे बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये सारे लॉज को कौन एक्सप्लेन करता है, तो ये सारे लॉज को आपको एक्सप्लेन आपको यही करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही आपको ये सारे लॉज को आपको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसको और अगर आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ इसका ये खास ये नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए कैसे जनरेट होता है आपका ज्वार, ग्रेविटेशनल पुल के कारण रोटेट करेगा, रोटेशन के दरमियान ये आपको इसको इधर अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये पूरा इसको खींचना शुरू किया, देखो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, ये सन, ये आपका ये है मून है, मून का रोटेशन हो रहा है अराउंड सन के, देखो कैसे आपका ज्वार जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये पूरा और ये खींचा, देखो ये इसके चारों तरफ ये रोटेट कर रहा है, और जिधर जैसे जैसे वो रोटेट होकर जा रहा है वैसे वैसे उसको अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये पूरा कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था, और कैसे ये जनरेट होता है ये भी आपको बताया। चलिए अब इसके बाद का टॉपिक जो मेरे पास आने वाला है उस भी टॉपिक पे अभी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब ये टॉपिक क्या आएगा उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये पूरा मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही है, पढ़े भी होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, FG m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां पे आपका आर m1m2 क्या है, m1m2 दो बॉडी का मास है, आर स्क्वायर क्या है, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस है, और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जी का वैल्यू आपका कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11, और ये जी का मान कभी चेंज नहीं करता है, ये जी का वैल्यू कभी भी आपका चेंज नहीं करता है, इसलिए इसके अंदर में टर्म इस्तेमाल किया गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे इसको और भी थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे इसको और भी हम लोग समझ सकते हैं चीजों को। देखिए इसमें अगर देखा जाए बाबू, देखिए इसमें अगर देखा जाए तो देखिए बेसिकली इस चीज को हम थोड़ा समझ लें, ये एक बॉडी है और ये एक आपका दूसरा बॉडी है,
और ये दोनों के बीच का सेंटर है, ठीक है। और ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका क्या है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका r है, ठीक है। इसका मास मान लीजिए कि मास है m1 और इसका मास मान लीजिए कि आपका क्या है m2, और दोनों ये r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, और ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है और ये पॉइंट आपका बी पे रखा हुआ है। क्लियर, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, लेट m1 and m2 be the masses of the two bodies placed at point A and B respectively, and they are separated मतलब अलग अलग किया हुआ है, separated by a distance of r, स्मॉल r, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जस्ट ये स्टेटमेंट अभी क्या बोला, स्टेटमेंट भी समझ लीजिए। स्टेटमेंट यही ना बोला कि जो f होता है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस m1 एंड m2, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा, ठीक है। और यही जो f है, यही f आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस का। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका मास बढ़ेगा तो बॉडी का फोर्स भी आपका क्या करेगा, बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली कहने का मतलब समानुपाती, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। और इनवर्सली कहने का मतलब होता है कि एक घटेगा भी है तो आपका दूसरा क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम कर दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलो तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन क्या 2, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो f जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या, r स्क्वायर का, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डालेंगे कांस्टेंट, और ये m2 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया, r हो गया। वेयर g को क्या बोलेंगे, g को बोलते हैं यूनिवर्सल, जो लिखा है मैंने आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये g का मान कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको आप निकालना भूल गए हैं, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा पूरा, ये पूरा जैसा मैंने आपको बताया है। अगर आप इसको निकालना भूल गए हैं तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है। नाउ f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला निकल के आया, तो g m1 m2 डिवाइडेड बाई क्या, r स्क्वायर। अब हमको g का निकालना है यूनिट वैल्यू, तो g बराबर क्या हो जाएगा, fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 हो जाएगा। इसका यूनिट अगर आपको निकालना है तो आसान हो जाएगा, जिसका यूनिट निकालना होता है उसको वहां से हटा के उसको इक्वल टू में जो नेक्स्ट क्वांटिटी बचता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो जी बराबर इसका हो जाएगा, फोर्स है तो ये हो जाएगा न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये मास है तो हो जाएगा केजी इंटू क्या, केजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और इंटू ये क्या हो जाएगा, केजी का स्क्वायर बाई, या इसी को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें भी आगे आपको अगर इसके डायमेंशन की बात करनी है तो डायमेंशन भी हम लोग यहाँ से आराम से लिख सकते हैं, एग्जाम में पूछता है कभी कभी। तो देख लो, G इज इक्वल टू फोर्स F फिर इंटू एम स्क्वायर बाई के जी
इंटू के जी, ठीक है। तो जी फोर्स का mlt माइनस 2, ये डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर, और ये मास है तो m, और ये भी मास है तो ये क्या हो गया m, m से m चला गया तो ये g इज इक्वल टू क्या बचेगा, तो g इज इक्वल टू बचेगा m, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो m के पावर -1, और l तो l क्यू हो जाएगा, और t के पावर क्या हो जाएगा -2। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यही चीज मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सारा चीज होता है, जो एक जगह मैंने कलेक्टिवली आपके सामने लिखा था, वो ये आपके सामने आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो था मैंने डील किया, जो 2 पार्ट में आपके लेक्चर 1 और लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिलेगा। ये सारा पिक्चराइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कहीं कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप हमसे फ्री हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करने के लिए, या मेरे फोन पे कॉल करने के लिए, या व्हाट्सअप पे मैसेज करने के लिए, ठीक है। डाउट आपका किसी तरह का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो अब इसके बाद का जो टॉपिक आएगा, उसके बाद के भी टॉपिक को मैं डील करूंगा, ठीक है, जो कि आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।